हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक कक्षा 12वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी ईंटें, मन के और अस्थियां। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको जाकर देख कर आना, तभी आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर आते होंगे तभी इस पार्ट को कंटिन्यू करना, वरना दोबारा से फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना। क्योंकि बच्चे, हमारा मोटिव सिर्फ चैप्टर क्लियर करना नहीं है, ऐसे चैप्टर क्लियर करना है कि जैसे इस बार बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे ना। आई होप आपने वो जो मैंने रिजल्ट की फोटो सेंड करी थी वो देखी हो। बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं। ठीक है। तो आपके भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। ठीक है। मैंने बच्चों से यही पूछा था कि क्या ऐसी चीज है जिसने आपको मतलब हेल्प करी, तो उन्होंने बोला कि सर सिंपल सीधी बात है, हमने नोट्स, ठीक है, प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज, ये तीन चीजें जो है आपकी वीडियो से क्लियर करी। और यही था 100 मार्क्स का फंडा। ठीक है जी। और आपको भी यही करना है, मैं 100 में से 100 दिलवा के ही मानूंगा। ठीक है। चलो जी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसको हम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, मतलब हड़प्पा ही क्यों। और भी जैसे धोलावीरा भी हो गई है ना, और धोलावीरा सभ्यता क्यों नहीं कहते, हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, मतलब इस नाम को क्यों रखा गया, ये बताना है आपको। दूसरी बात है, आपको मेरे को ये बताना है कि जो धोलावीरा है और जो लोथल है वो कहाँ पर है। ये भी हड़प्पा की साइट के अंदर ही आता है, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता के अंदर आता है, ये बताना है। तीसरा आपको मेरे को ये बताना है, हमने ना देखा था मोहनजोदड़ो में दो तरह की वो बस्तियां थी, एक तो था निचला शहर और एक था दुर्ग। तो आप मेरे को बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। बड़े बड़े सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर को ध्यान दिया होगा तो आपको अच्छे से आते होंगे। चलो जी। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नालों का निर्माण, सड़कें और गलियां। बेसिकली इस वाले पार्ट में हम हड़प्पा के नालों के बारे में गलियों के बारे में और सड़कों के बारे में देखेंगे। समझाने से पहले, रीड करने से पहले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो ना देखो, जब हम हड़प्पा के गलियों वगैरह और सड़कों वगैरह का देखते हैं, नालियों वगैरह को देखते हैं, तो हमें एक बात, जो हमारे पुरातत्वविद है ना, जो हमारे हिस्टोरियन है, उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जी हमारे उस टाइम के जो भी लोग थे ना, उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग करके ये जो जल निकास प्रणाली थी या जो नालियां वगैरह और जो सड़कें वगैरह, बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग करके बनाई थी। ठीक है। और उन्होंने ग्रिड पद्धति पे सड़कें वगैरह बनाई थी। ग्रिड ग्रिड पद्धति समझते हो, मतलब है ना, जैसे ये है ना, जैसे ग्रिड, ये आपने ग्रिड वगैरह देखा होगा, मैप नहीं होते जैसे वो ग्राफ वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे चौकोर पे सारी की सारी जो नालियां हैं वो काटती थी। चौराया सुना है ना आपने, तो वैसी सड़कें उस टाइम भी हुआ करती थी, बिल्कुल चौराया बना के ऐसे कोई गोल 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 ऐसे घुमावदार कोई सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल ग्रिड पद्धति पे काटने वाली सड़कें होती थी, सीधे आधे कट, सीधा फिर कट, फिर सीधा फिर कट, ऐसी होती थी, मतलब बहुत अच्छी थी। दूसरी बात है कि हमें यह भी पता चला है, हमारे पुरातत्वविदों ने यह भी देखा है कि पहले नालियां बनाई जाती थी और गलियां बनाई जाती थी, उसके बाद घर बनाए जाते थे। मतलब देखो साफ सफाई का और मतलब प्लानिंग का कितना बढ़िया उन्होंने इस्तेमाल किया है। पहले उन्होंने देखा कि हाँ यार, यहाँ पर गलियां वगैरह बन सकती है, सड़कें वगैरह बन सकती है, नालियां वगैरह बन सकती है। उसके बाद उनके आसपास, गलियों के आसपास, सड़कों के आसपास उन्होंने घर बनाना शुरू किए थे। ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो घर की जो गंदी नालियां होती थी ना, उनको ना गली की गंदी नालियों से जोड़ा जाता था, ताकि सारा का सारा घर का कचरा जो है वो गंदी नाली, जो गलियों की जो नाली है उसमें जाया जा सके। ठीक है। अब यही पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि उसमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, मतलब बहुत सोच समझ के नालियों वाला जल निकास, यानी नाम से पता चल रहा है जल का निकलना, तो नाली वगैरह की बात हो रही है। तो नाली वगैरह को बहुत ही प्लानिंग करके इन्होंने बनाया था। सड़कें वगैरह, जो सड़कें और नालियां होती थी ना, वो ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी ऐसे, है ना, समकोण। पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, 90 डिग्री जो होता है ना, उसको कहते हैं समकोण। ओके। आप बोलोगे सर क्यों आ जा रहे हो मैथ पे, तभी तो आर्ट्स लिए, मैथ्स नहीं पढ़नी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। समकोण मतलब ऐसे जो सीधा सीधा काटती है। ओके। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, मतलब पहले नालियां वगैरह, गलियां वगैरह बनाई गई थी, उसके बाद उसके अगल बगल घर बनाए गए थे। ये भी बात मैंने अभी अभी आपको बताई। घरों के गंदे पानी को नालियों को घरों के गंदे पानी की नालियां, नालियां आगा, नालियां या नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया घर की जो नालियां होती थी उन्हें गली की नालियों से जोड़ा जाता था, ताकि घर का सारा जो गंद है वो नालियों में चला जाए, जो गली के अंदर है। ठीक है। चलो। अब हम पढ़ेंगे गृह स्थापत्य के बारे में। इसका मतलब है घरों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा, और हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है ना मोहनजोदड़ो भी आता है। और अभी तक जो सबसे बड़ा जो एरिया ढूंढा गया है ना, मतलब जो आपको पता है धोलावीरा है, शुरतुगई है ना, और भी बहुत सारे मोहनजोदड़ो में बहुत सारे छोटे छोटे एरिया आते हैं, पर उसमें से सबसे बड़ा जो एरिया है वो मोहनजोदड़ो है। वैसे मैं बता दूं ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है, क्योंकि
अब आपकी बुक बहुत पहले लिखी गई है, अब जो है कुछ नए नए एरिया भी ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से बट आपको यही याद रखना है कि हड़प्पा जो है वो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। ऑल्दो ये चेंज हो चुका है, बट आपको इतना आगे नहीं जाना, नहीं तो टीचर बोलेगी कि इसने कहाँ से लिख दिया है ना, उनको शक होगा कि कहीं मतलब इंटरनेट वगैरह से तो ढूंढ के नहीं लिखा। इसलिए आपको यही लिखना है कि जो मोहनजोदाड़ो है, वो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब इसमें जो घर कैसे हुआ करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था जो मोहनजोदड़ो था उसमें दो तरह की बस्तियां होती थी, एक तो होता था दुर्ग, याद है ना, और एक होता था निचला शहर। दुर्ग की क्या विशेषता थी, ये छोटा हुआ करते थे और यहाँ पर है ना बेसिकली विशिष्ट अनुष्ठान वगैरह के लिए बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, जैसे विशेष स्नान घर हुआ करता था हमारा, है ना, विशाल स्नान घर वगैरह, है ना। और दूसरा जो निचला शहर था ना, वहां पर लोग रहा करते थे, ठीक है। तो यही लिखा है मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वह आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी यहाँ पर आवासीय रहने वाले भवन हुआ करते थे जहां पर लोग रहा करते थे, है ना। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, यानी चारों ओर जो थे वो कमरे ही कमरे थे और बीच में आंगन हुआ करता था। और आंगन में क्या काम हुआ करता था, खासकर जो आंगन में खाना पकाने का काम होता था, कटाई करने का काम होता था, ऐसा ऐसा काम जो होता था वो यहाँ पर आंगन वाले एरिया में हुआ करता था, ठीक है। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, यानी गर्मी वाले और शुष्क मौसम में क्या हुआ करता था कि खाना जो है वो आंगन में ही पकाया जाता था और कटाई वगैरह भी आंगन में करी जाती थी। ओके सर, ये क्लियर हो गया। एक और बात बताता हूँ, उस समय ना प्राइवेसी का भी, प्रीवेसी प्राइवेसी अब जो जो भी आप बोल सको, है ना, कुछ बच्चे तो एडुकेशन और एडुकेशन, एडुकेशन और एजुकेशन, है ना, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई भी लेना देना नहीं है दोनों वर्ड से। तो उस टाइम है ना प्रीवेसी का या प्राइवेसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, हमारे पुरातत्वविदों ने एक बात देखी, यानी हमारे हिस्टोरियन ने एक बात देखी कि जो भी घर हुआ करते थे ना वहां पर उस टाइम मोहनजोदड़ो के अंदर, वहां पर जो नीचे वाली सबसे फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर वाली जो भी दीवारें होती थी ना, उस पे कोई भी खिड़कियां नहीं थी, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा घर के अंदर क्या हो रहा है वो झांक ना सके, है ना। ये लिखा हुआ है, भूमि के तल पर बनी दीवारें या दीवारों में खिड़कियां नहीं थी ताकि आंगन में सीधा अवलोकन ना हो सके, मतलब कोई देख ना सके आंगन में जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना। हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर भी होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। ऊपर भी हमने देखा कि घर की जो भी नालियां होती थी वो बाहर जो सड़क की नालियां होती थी उसी से जुड़ी होती थी। तो ये विशाल स्नान घर है। अब स्नान घर में नहाओगे तो गंदा पानी निकलेगा। अब वो गंदा पानी जो है वो कहाँ से, आपके जो गली है उसकी नाली से जुड़ जाती थी और फिर वो जाता था आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कई आवासों में कुएं भी थे, बहुत सारे कुएं भी मिले हमें। मैं आपको बता दूं 700 से ज्यादा कुएं हमें मिले मोहनजोदड़ो के अंदर, है ना। अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः जो राहगीरों के द्वारा किया जाता था। मतलब है ना, जो हमारे मोहनजोदड़ो के लोग थे ना उनमें थोड़ा ये भी था कि यार मान लो कोई आसपास यहाँ पर कोई घूमने आया है या कोई भी आया है बंदा और उसको प्यास लगी, तो कैसे मांगेगा वो, है ना। तो इसलिए ना उन्होंने अपने एरिया के अंदर, अपने घरों वरों के अंदर भी एक अलग कमरा बना रखा था जहां से डायरेक्टली कोई भी बंदा अगर जाना चाहे तो जा सकता था। मतलब वो अगर अननोन भी हो तो वो भी जाकर वहां पर कुएं से पानी वानी पी सकता था, है ना, उसे पूछना ना पड़े या घर का गेट खटखटाना ना पड़े, ऐसा, ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं। तो दो बस्तियां थी, निचला शहर। अब दुर्ग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दुर्ग के बारे में एक चीज तो पता है कि विशेष सार्वजनिक जो हमारी परियोजना होती थी ना उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता था। मतलब यहाँ पर बेसिकली वही चीजें जैसे विशाल स्नान घर, बड़े बड़े गोदाम, माल गोदाम, ये सारी चीजें हुआ करती थी दुर्ग में। मतलब यहाँ पर दुर्ग में लोग नहीं रहा करते थे, ठीक है। दुर्ग में हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। अब सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपने कैसे बोल दिया कि यहाँ पर विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना का परियोजना ही थी, यहाँ पर लोग नहीं रहते थे। अरे हमारे जो पुरातत्वविद है ना उनको यहाँ पर दो बड़ी बड़ी चीजें मिली है जिससे पता चला है ये जो है मतलब डेली इनका यूज नहीं होता था, यहाँ पर लोग नहीं रहा करते थे। जैसे इसमें से एक है माल गोदाम, ठीक है। माल गोदाम एक ऐसी संरचना थी जिसके नीचे का हिस्सा ईंटों से बना हुआ था और ऊपर का हिस्सा जो था वो लकड़ी से बना हुआ था और अब वो नष्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है, लकड़ी जो है वो आपको पता है बायोडिग्रेडेबल है, खत्म हो जाती है ना, सड़ जाती है, गल जाती है, जो भी है। तो दीवार जो है वो नीचे की गोदाम के आसपास वो तो बनी रही, बट ऊपर की जो लकड़ी का जो बना हुआ था ना वो जो है वो तहस नहस हो गया और ये माल गोदाम बहुत बड़ा था। तो इसका भी प्रयोग जो भी है ये भी सार्वजनिक, सबका जो खाना है, सबका जो अनाज है, माल है, वो इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, है ना, सार्वजनिक परियोजना। और दूसरा जिसके बारे में हमको पता है कि हमारा जो और इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है, याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये ऊपर सड़कों वाला क्वेश्चन भाई पक्का आता है, मैं आपको बता दूं 8 नंबर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है
कि मोहनजोदाड़ो के गृह स्थापत्य के बारे में या नदी नाली परियोजनाओं के बारे में, है ना, या आपको कैसे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो था वो बढ़िया जल निकास प्रणाली थी, या मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली की विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो एक और खुशी की बात बताऊं मेरे घर पे लाइट चली गई है, अब पता नहीं ये वीडियो कितनी देर में बन पाएगी। चलो वापस आ गई लाइट, बहुत ही बढ़िया। चलो अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो अच्छा, विशाल स्नानघर के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि दुर्ग के अंदर जो विशाल स्नानघर है उसकी विशेषता बताओ। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम। तो विशाल जो स्नानघर था वह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। मतलब ये बेसिकली ऐसा आयताकार होता था। ठीक है, और ये बेसिकली क्या हुआ करता था, इसके अंदर पानी होता था। ऑब्वियस सी बात है, पता ही चल रहा है विशाल स्नानघर लिखा है तो अंदर पानी होगा। ठीक है, और आसपास गलियारे वगैरह थे इसके। और मैं आपको बता दूं, उत्तर और दक्षिण की के अंदर है ना, नीचे से आपने वो देखा क्या कहते हैं उसको, बावड़ी, बावड़ी सुना आपने वर्ड? बावली नहीं कह रहा मैं, बावड़ी कह रहा हूँ। ठीक है, आपने पता नहीं देखी या नहीं देख रही, मैं आपको दिखाऊं क्या? आपको ना थोड़ा सा अंदाजा होगा। बा वर्ड, मैं आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, अरे यार नेट, जस्ट अ सेकेंड, अरे डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? मैं आपको दिखा के ही रहूंगा जिससे ना आपको, क्योंकि है ना इस वाले टॉपिक में बच्चों को बहुत डाउट रहता है। मैंने कहा था ना एकदम से लाइट गई थी तो वो नो इंटरनेट दिखा रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। बावड़ी बेसिकली वो नहीं होती कि नीचे की तरफ पानी जो है वो जा रहा हो, मतलब एक तरह से कुआं सा होता है, मतलब कुआं सा नहीं होता, तालाब जैसा होता है वो। बट वो बढ़िया मतलब बनाया हुआ, एक तो तालाब होता है, तालाब में पानी भर जाता है ना, मिट्टी मिट्टी होती है। बट जो बावड़ी जैसा होता है ना, उसमें क्या होता है, नीचे जाने के, आप कभी हरिद्वार गए हो? हरिद्वार गए हो आपने देखा होगा वो नीचे ऐसे वो होते हैं, है ना, सीढ़ियां होती है। वैसे ही हमारे जलाशय में भी ये विशाल स्नानगढ़ जो था ना, वहां पर पानी इकट्ठा था और वहां पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। और सीढ़ियां उत्तर से नीचे की तरफ जाती थी या दक्षिण से, मतलब यहाँ पर सीढ़ियां वगैरह नहीं थी, सीढ़ियां सिर्फ उत्तर और दक्षिण की साइड ही होती थी, यही बात लिखी हुई है। ठीक है, कि जलाशय तक, जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों में दो सीढ़ियां बनी हुई थी या बनी थी। जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया गया। जलबद्ध का मतलब क्या है कि जो हमारा विशाल स्नानघर है, अब स्नानघर से अगर मान लो पानी जो है वो कहीं से निकल जाए तो फिर खाली हो जाएगा, तो इसलिए ना बेसिकली जिप्सम वगैरह का प्रयोग करके, गारे का प्रयोग करके, है ना, और ईंटों का प्रयोग करके उसको बिल्कुल ऐसा जलबद्ध कर दिया कि उसके अंदर से पानी बाहर ना जा पाए। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कि इसके तीन और कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक में कुआं भी था। अब कुआं के बारे में एक और बात देख लेते हैं, आपको समझ हो गया आ गया ना कि जलाशय के, जो हमारा जलाशय था विशाल स्नानगढ़ था, उसमें तीन जो थे कक्ष थे, उसमें से एक में जो था एक बड़ा कुआं भी था, है ना। जो स्नान कुंड था, यानी जो बीच वाला एरिया था जहां पर पानी था, जहां पर लोग नहाते थे, के चारों ओर कमरे बने हुए थे, हमने देख लिया। और कितने कमरे थे? तीन कक्ष थे, तीन कमरे थे, तथा बरामदा भी था। और वहां पर कमरों के समीप एक कुआं भी था, एक कमरे के अंदर कुआं भी था, वही ऊपर वाली लाइन जो हमने देखी। अब ये वाली लाइन में क्या लगे, आगे देखो। और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। यानी मेरी बात समझ पा रहे हो? ये अब स्नानघर है, लोग नहाएंगे, पानी गंदा होगा, पानी गंदा होगा तो एक अलग सा एक दरवाजा था, यहाँ से क्या होता था, वो पानी, गंदा पानी निकलकर नालियों से फिर शहर के बाहर जो था वो निकल जाता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और बात बता दूं, इसमें से ना बहुत सारे पॉइंट जो है ना मैंने अलग से लिखे हैं। मैंने अलग से क्यों लिखे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि विशाल स्नान घर का अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी मार्क्स कटे। बुक में आप देखोगे ना तो बुक में आपको 5 नंबर जितनी डिटेल नहीं मिलेगी इसकी, बट मैंने इसलिए लिखा है ताकि मार्क्स ना कटे। ठीक है बच्चे, मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि चैप्टर पढ़ा दिया और बात खत्म, नहीं, आपके अच्छे नंबर के लिए जो बन सकता है मेरे से वो करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि गंदा पानी फिर ये हमने देख ही लिया है। स्नानघर की दीवारों के निर्माण में ये क्या लिखा, सीलन, सीलन के लिए डाबर तथा टारकोल का, अच्छा डांबर होता है, वैसे डांबर होता है, डांबर आपने सुना होगा, जो रोड नहीं बनती डांबर, है ना। तो स्नानघर की दीवारों का निर्माण, जो स्नानघर की दीवारें थी, अब उसमें भी क्या है कि पानी जो है वो रिसे ना, तो उसको अ, अ, एक सेकंड में रीलन लिखा था, सीलन लिखा था, वो देख लेते हैं पहले। ये लिखा था हमारा सीलन। ठीक है, सीलन के लिए मतलब निर्माण में सीलन, एक सेकेंड, हाँ जी, ये सीलन वगैरह लिखा हुआ है, तो मतलब पानी ना रिसे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पानी वानी ना रिसे, इसके लिए क्या किया जाता था
कि डांबर वगैरह का प्रयोग किया जाता था दीवारें बनाने के लिए और टारकुल वगैरह का, ताकि बेसिकली पानी रिसे ना। ठीक है, आगे देखते हैं कि पूरे स्नान घर में 6 प्रवेश द्वार होते थे। मतलब अगर आपको स्नान घर के अंदर एंटर करना है तो 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नान घर में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता ही है विशाल स्नान घर के बारे में, क्या कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। मतलब डेली ऐसा प्रयोग नहीं, कुछ अनुष्ठान वगैरह हो, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं, कुंभ का मेला होता है, कुंभ के मेले के अंदर जो एक, मतलब वैसे तो कोई भी जाके कभी भी नहा सकता है, बट स्पेसिफिक जो कहा जाता है कि जी कुंभ के मेले में तो नहाना ही चाहिए, है ना, तो ऐसा स्पेसिफिक, है ना, जहाँ तक मेरे को पता है 12 साल में एक बार आता है ना। तो ये सारा का सारा, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। चलो, सार्वजनिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी अब है ना, हमारे जो पुरातत्वविद थे उन्होंने एक बात और नोटिस करी कि है ना, सारे लोग उस टाइम इक्वल नहीं थे। लोगों में भी अलग अलग कैटेगरिया बटी हुई थी। जब उनसे हिस्टोरियन से पूछा गया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो उन्होंने बोला देखो, दो चीजों से हमें ये पता चलता है, एक तो शवाधान से और एक चीजों से। चीजों के बारे में बताऊंगा, पहले शवाधान पे आ जाते हैं। शवाधान में उन्होंने एक बात नोटिस करी कि है ना, हड़प्पा में सारी की लोगों को पहले गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त मतलब गड्ढों में दफनाया जाता था। उन्होंने एक बात नोटिस करी कि जब लोगों को दफनाया जाता था ना, तो सबके साथ नहीं, बट कुछ लोगों के साथ है ना, कुछ चीजें जो है रखी जाती थी, जैसे शीशा वगैरह रखा जाता था उनके लिए, है ना। मतलब वो ये मानते थे कि अगर मान लो कभी आफ्टर लाइफ, यानी वो कहते हैं कि दोबारा बंदा जिंदा होता है। ये कहते हैं कि दोबारा अगर बंदा आता है तो उसको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे इसीलिए वो कभी कभार जो बॉडी होती थी, है ना, जो शव होता था उसके पास कुछ चीजें वगैरह भी रखते थे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? तो मतलब सबके साथ नहीं, बट कुछ कुछ ऐसे शव थे जिनके साथ कुछ कुछ चीजें रखी गई थी। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे और सारे लोग इक्वल नहीं थे, क्योंकि सबके साथ चीजें नहीं रखी जाती थी। कुछ ही लोगों के साथ चीजें वगैरह रखी जाती थी। जैसे आपने सुना है वो मम्मी वगैरह, मम्मी नहीं कह रहा मैं, मम्मी वगैरह जो होते हैं ना इजिप्ट में, है ना। तो इजिप्ट में देखा होगा आपने, मम्मी के अंदर बहुत सारे वो सोने वगैरह रखे जाते हैं, तो वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। वैसे ही हमारा हड़प्पा के अंदर भी था। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले जो शवाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, गड्ढों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। मतलब इससे भी हमें पता चलता है कि सब लोगों को इक्वली नहीं माना जाता था, है ना। तो उनका जो शेप होती थी कभी कभार अलग अलग हुआ करती थी, है ना। और कुछ कुछ स्थानों पर गर्तों की सतह पर ईंटे की चिनाई भी की गई है। ठीक है, मतलब किसी किसी पर ईंटे की चिनाई, जो कुछ ज्यादा ही रिच माना जाता था या उस टाइम कुछ ज्यादा ही रिच था, शायद उस पे ईंटों की चिनाई भी की गई हो उसकी गर्त पे, है ना। कुछ कब्रों में मृद भांड, बर्तन वगैरह, आभूषण वगैरह भी मिले हैं, जो संभवतः ऐसी मान्यताओं की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मतलब मरने के बाद भी ये मानते थे। मतलब इससे ये बर्तन वगैरह रखना और आभूषण वगैरह रखना ये चीज को दिखाता है कि वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव रखते थे। ओके जी, कि मरने के बाद क्या पता इसको जरूरत पड़ जाए। पुरुष और महिलाओं दोनों के शवाधानों में आभूषण वगैरह मिले, मेल में भी और फीमेल में भी उनके उनके शव के पास मिले हैं। और हड़प्पा के अंदर एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जिससे हम R37 के नाम से जानते हैं। आप बोलोगे सर R37 ये कैसा नाम है? हमारे जो पुरातत्वविद है उनको चीज़ें याद रखने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने R37 और H और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं, शॉर्ट में याद रहे उनको। ठीक है जी, चलो, ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सरकारी जॉब वगैरह के लिए फॉर्म वॉर्म करेंगे ना, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये भी ऐड किया है। चलो, नेक्स्ट आते हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप हमें शंख के 3 छल्ले, जैस्पर जो एक तरह का रत्न है ना, एक तरह से मोती वगैरह कह सकते हो आप, के मनके वगैरह, मतलब वही जैस्पर के मोती वगैरह मिले हैं, तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके वगैरह से बने हुए आभूषण वगैरह मिले हैं। ठीक है, मतलब हमें बहुत सारी चीजें मिली है। 1980 में हमने जब हड़प्पा के कब्रिस्तान को देखा, हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक जो पुरुष की खोपड़ी के समीप हमें सारी की सारी चीजें मिली है। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि ये दफनाया, मोती दफनाए, जैस्पर दफनाए। मैंने ना आपको ये टॉपिक शुरू होने से पहले ही बताया था कि हमें सबके साथ नहीं, बहुत कम ऐसे जो हमें क्या कहते हैं उसको, बॉडी है, शव है, उनके पास ये चीजें मिली है। ठीक है, अगर सारे ही लोग बिलीव करते तो गरीबों की जो के जो शव थे ना, उनमें भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज, मैं ये नहीं कह रहा मोती और महंगी महंगी चीज,
छोटी छोटी चीज, बर्तन वगैरह, मिट्टी के बर्तन, कुछ भी हो सकता था, बट वो सारे बिलीव नहीं करते थे। इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है जी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक भिन्नता थी हमारे हड़प्पा के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, विलासिता की वस्तुओं की खोज। हमें ये भी पता चला है कि कुछ लोग अमीर हुआ करते थे, कुछ लोग गरीब हुआ करते थे। अब अमीर और गरीब का कैसे पता चलता है? चीज़ों से पता चलता है कि वो चीज़ें कौन कौन सी इस्तेमाल करते थे। मैं आपको बताता हूँ। पुरातत्वविदों ने वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित किया, यानी बेसिकली हमें ना हड़प्पा से दो टाइप की वस्तु मिली है। एक तो उपयोगी वस्तु है और एक है विलास की वस्तु है। विलास का मैं अगर इंग्लिश में वर्ड बताऊं ना, ट्रांसलेट करूं, तो आपको ये टॉपिक वैसे ही समझ आ जाएगा। विलास का मतलब होता है लग्जरी, लग्जरी आइटम, महंगी महंगी चीजें, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती थी जो बहुत विलास की होती थी, महंगी होती थी। अब आप लोगे सर महंगी, महंगी उस टाइम में क्या मतलब, महंगी से क्या मतलब है आपका, बताऊंगा। और एक होती थी उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं में ऐसी चीजें होती थी जो रोजमर्रा के टाइम में यूज होती थी, जो पत्थर या मिट्टी वगैरह से सामान्य पदार्थों से बनाई जाती थी, आसानी से मिल जाती थी, ठीक है। मतलब आपको हड़प्पा में ये बहुत ज्यादा मिली है, ये चीजें हर जगह पर मिली है, ऐसी चीजें उसको उपयोगी वस्तु कहते थे, है ना। मतलब वो वस्तुएं जो आपको हड़प्पा में हर जगह पर मिलती है, जो ऐसा नहीं है कि किसी किसी पर्टिकुलर एरिया पे मिलती है ना। और इसका एग्जाम्पल है जैसे चक्कियां हो गई, मृद भांड हो गए, बर्तन वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हमें मिली है। इससे पता चलता है कि ये उपयोगी वस्तुएं हैं, ये सबके पास हुआ करती थी ऑलमोस्ट। दूसरी है हमारी विलास की वस्तुएं। इसमें क्या था, जैसे पुरातत्वविद उन वस्तुओं को विलास की वस्तुएं मानते थे जो कीमती हुआ करती थी, जो दुर्लभ हुआ करती थी, जो महंगी हुआ करती थी, जो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों अथवा जटिल तकनीकों से बनी होती थी। इससे हमें क्या पता चलता है, बेसिकली हमारे जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने ये बोला कि जो चीजें दुर्लभ थी, मतलब कुछ कुछ एरिया में ही मिलती थी, जो कीमती और महंगी हुआ करती थी, जो बेसिकली जिसको बनाने के लिए जो पदार्थ लगता था ना, जो उस एरिया में नहीं होता था, उससे हमें पता चलता है कि ये चीजें विलास की वस्तुएं थी। लेट्स अज्यूम, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक शूज है जो मेड इन यूएसए है, ठीक है। मेड इन यूएसए अगर मेरे पास कोई शूज है, तो इसका मतलब क्या है, वो शूज एक तरह से लग्जरी है। अगर वो एक सिर्फ नॉर्मल शूज होता तो वो इंडिया में ही बना होता, है ना, कहीं भी आसपास फैक्ट्री में बना होता, बट वो एक विलास की वस्तु है। समझ रहे हो, बेसिकली विलास की वस्तुएं क्या होती है, लग्जरी चीजें वही होती है जो बेसिकली बाहर से हो। जैसे आप इंडिया में देख लो, आप इंडिया में टाटा की कोई कार लेके घूमे, इतनी वो नहीं मानी जाएगी, वो माना जाएगा नॉर्मल है यार, जरूरत है, चल लेके जा रहा है गाड़ी वगैरह या बाइक पर। आप उसी, मतलब अगर आप लैम्बोर्गिनी लेकर आ जाओगे, ओहो महंगी चीज है यार, यहाँ तो मिलती नहीं लैम्बोर्गिनी, समझ रहे हो। तो ऐसे विलास की वस्तुओं जो है, पुरातत्वविदों ने ऐसे देखा कि जो चीजें दुर्लभ होती थी, कीमती होती थी, जो स्थानीय चीजों पर, मतलब स्थान, एक स्थान वाले एरिया में जो चीजें नहीं मिलती थी, उनको बनाने का पदार्थ नहीं मिलता था और जिनको बनाना बहुत ज्यादा कठिन था, उन्हीं को हमने विलास की वस्तुएं कहा है। विलास की वस्तु का एक एग्जाम्पल बताऊं, फ्यांस। सर फ्यांस क्या बोलना चाहते हो आप? ये है फ्यांस, एक फ्यांस से बना मटका है, नक्काशी देख रहे हो। आप बोलोगे सर क्या है, सर मैं बना दूंगा। बच्चे, हम बात कर रहे हैं आज से 5,000 साल पहले की, ठीक है, 5,000 साल पहले की। मतलब बहुत सारे लोगों को यही लगता था हम तो पत्ते पहन के घूमते थे 5,000 साल पहले। बट देख लो, ये बहुत इजी नहीं है, ये एक लगातार पैटर्न रखना चाहिए, तो कोई कुछ भी नहीं। आप हमारे मंदिर देख लो, बड़े बड़े मंदिर वगैरह देखोगे, उससे पता चलेगा कि जी मतलब कितना, मतलब सोच समझ के सारी चीजें वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। तो एक फ्यांस के बारे में बता देता हूँ, कभी कभार एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि किससे बना हुआ है और क्या है। तो फ्यांस क्या होता है, इस प्रकार के फ्यांस, और फ्यांस का मतलब होता है घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग के चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, इसी को फ्यांस कहते थे। तो हमें फ्यांस के छोटे छोटे पात्र यानी मटके भी मिल रहे हैं, जिसको हम कीमती मानते हैं हड़प्पा के अंदर, क्योंकि इनको बनाना बहुत ज्यादा कठिन था, है ना। रेत वगैरह लेकर उनको, घिसी हुई रेत लेकर, बालू वगैरह लेकर, रंग लेकर, वो चिपचिपा पदार्थ होते थे उससे मिक्स करके उसको बनाया जाता था, है ना। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे फ्रांस के मटके थे, ये भी जो थे वो दुर्लभ थे और विलास की वस्तुएं थे, ठीक है जी। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। पहला तो आप मेरे को क्वेश्चन बताओ कि जो मोहनजोदड़ो था उसके अंदर कितने हमारे कुल कुएं थे, वो बताना है आपको मेरे को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको मेरे को ये बताना है कि जो हमारा विशाल स्नानघर था, क्या उसका यूज डेली होता था या किसी, आप कह सकते हो, स्पेशल ओकेजन पे यानी अनुष्ठान वगैरह पे किया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारी नालियां होती थी, है ना, या सड़कें वगैरह हुआ करती थी हड़प्पा में, वो गोल गोल हुआ करती थी या ग्रिड पद्धति में एक दूसरे को काटती थी। चौथा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि हाँ ठीक है, बेसिकली जो हमारे स्नानघर थे उससे पानी ना रिसे, तो इसके लिए उसको क्या बनाया जाता था, जलबद्ध बनाया जाता था। तो जलबद्ध कैसे बनाया जाता था, किन चीजों का यूज करके उनको जलबद्ध बनाया जाता था, मतलब क्या चीज का यूज करके उनको
पानी से एक तरह से प्रोटेक्ट किया जाता था कि पानी बाहर ना निकल जाए, है ना? रिसे ना पानी, उसके लिए हम किस चीज़ों का उपयोग करते थे इसको बनाने के लिए, वो आपको मेरे को बताना है, ठीक है? आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। बाकी मैं आपको बता दूँ, इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएँगे, www.mainpoint। अच्छा, पहले तो आपको यार वो दिखा देता हूँ, है ना? वो बावड़ी दिखा देता हूँ, जिससे ये देखो, ये दिख रही है बावड़ी? ये तो ये बढ़िया ये है थोड़ी-सी, आप कह सकते हो ये बढ़िया बावड़ी है, ये इमेज में दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कोई कोई ना डाउट नहीं छोड़ना चाहता आपके दिमाग में। ये देखो, दिख रहा है? ये यहाँ से ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, ये बावड़ी जैसा ही है, इसको बावड़ी समझ लो कि नीचे की तरफ लेट्स अज्यूम पानी भरा हुआ है, तो नीचे की तरफ जाने का एरिया है, यानी ये उत्तर की तरफ यहाँ से भी आ रहा है, दक्षिण की तरफ यहाँ पर बहुत सारे कमरे वगैरह थे, है ना? ऐसे ये वो वाली बावड़ी नहीं है, समझ रहे हो? ये वो स्नान करनी है, बट एग्जाम्पल दे रखा है, ये तो दिल्ली की लग रही है मेरे को। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर भी एक बावड़ी है, पता हो शायद आपको, है ना? चलो, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नोट्स के लिए पहले तो मैं अपनी वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है? आप गूगल पे जाके लिखोगे ना, www. या कुछ मत करो, सीधा सीधा जाकर गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, मेन पॉइंट स्टडी लिखो, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। क्लिक करोगे, क्लास 12 पे अभी नोट्स अपलोड नहीं किया, बट कर दूंगा। और अभी नोट चाहिए तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ। आप है ना सीधा गूगल पे जाके लिखो, टेलीग्राम पे लिखो, टेलीग्राम एक ऐप है, आई होप आपको पता हो। टेलीग्राम पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो मेन पॉइंट स्टडी की आप 12th के ये वाला लिख, ये नाम आपको दिख रहा है, मेन पॉइंट स्टडी 12 ब्रैकेट में आर्ट्स, ये लिखना। अब 12th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है, कोई हेल्प वगैरह, या कोई भी चीज़ वगैरह होती है, किसी बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, हेल्प वगैरह चाहिए होती है, या नोट्स वगैरह होते हैं, तो मैं कभी कभार नोट्स की डायरेक्टली पीडीएफ भी यहीं पर डाल देता हूँ, कुछ ऑडियो वगैरह भेज देता हूँ, कोई कोई चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है ना? ये सारी की सारी चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस वगैरह करते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, नोट्स, ठीक है? चलो भाई, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, कि हमारा है ना एक डिफरेंट चैनल भी है। वैसे तो और भी चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, भरत कुमार खोरवाल हो गया, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट गेमिंग। मैं इस पे ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, ठीक है? आप एनी अब ये वाली वीडियो मैंने बनाई है, बेसिकली इसमें ये बताया कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ओके? और भी क्या, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, आप दूसरे की वीडियो कॉपी पेस्ट करके अर्न कैसे कर सकते हो, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, है ना? फ्री में वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। बच्चों ने से देख, इससे मतलब इससे इंस्पिरेशन लेके 100-100 डॉलर कमाए हैं। आपको लग रहा होगा 100 डॉलर तो कुछ नहीं होते, बट एक बच्चा जो अभी 10th में है, उसके लिए 100 डॉलर सोचो, और कुछ नहीं तो वो अपने ट्यूशन की फीस दे पा रहा है ना? कुछ नहीं से कुछ सही, समझ रहे हो? हेल्प कर पा रहा है अपने पेरेंट्स की, वो बहुत अच्छी बात है। आप भी करो, ट्राई करो, ठीक है? चलो, आई होप ये बात सारी की सारी क्लियर हो गई। बाकी हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। भरत कुमार खोरवाल नाम से मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लॉग वगैरह अपलोड करते रहता हूँ मैं, ठीक है? ये एक फ्रेंड है, ठीक है? तो ऐसे ही मैं डालता रहता हूँ ब्लॉग वगैरह, अगर आपका मन करे। और मैं सोच रहा हूँ कि जो दोस्त है मेरे जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनके इंटरव्यू वगैरह भी लूँ, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।